नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं प्रिया। कहते हैं कि जब आप ऊंचाई प्राप्त करते हैं तो उस ऊंचाई के साथ विस्तार का होना भी बेहद जरूरी होता है। और ये विस्तार तब आता है जब हमारे सकारात्मक सोच जो होती है उसकी तासीर हमारे व्यक्तित्व में साफ साफ नजर आए, यानी उसका प्रभाव साफ साफ हमारे व्यक्तित्व में नजर आए। और ये बहुत जरूरी तब हो जाता है जब आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। जी हाँ, और कहते हैं कि अपने दिनचर्या शुरू करते हैं, जब हम सुबह सुबह अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं तो उस वक्त हमारे मन में बहुत सारे ऐसे विचार आ जाते हैं। विचार ऐसे आते हैं कि हमने जो कार्य अधूरे छोड़े थे उन्हें पुनः शुरू करने के विचार हमारे मन में आते हैं, या हमने जो सोच रखा अपने जीवन में, जो लक्ष्य निर्धारित किया उसी प्राप्ति के विचार, बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं और उन विचारों को एक दिशा मिलती है। आप जिस सकारात्मक सोच के आसपास होते हैं उससे आपके उन विचारों को, उन लक्ष्य को दिशा प्राप्त होती है। तो हमारी कोशिश दर्शकों बस इतनी होती है कि सुबह सुबह जब हम कार्यक्रम का आगाज करें, कार्यक्रम की शुरुआत करें, तो आपको कुछ विचारों से रूबरू कराएं ताकि आपको एक दिशा मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का विचार। हो सकता है हम ठोकर खाकर गिर पड़े, पर हम उठ सकते हैं। लड़ाई से भागने से तो इतना अच्छा ही है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे ही विशेष मेहमान मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि जो सहकारिता विभाग है, जी हाँ, सहकारिता विभाग कैसे काम करता है और क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुमार शांत रक्षित जी। आप संयुक्त निबंधक हैं सहयोग समितियां पटना प्रमंडल, तथा आप विशेष कार्य पदाधिकारी हैं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान में। आप संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां, जब सहयोग समितियों का जिक्र होता है, सहयोग समितियों की बात होती है, तो हमारा जो पूरा मन है, पूरा जो ध्यान है वैसी जगहों पे चल जाता है जहां एक लोग इकट्ठे होकर एक व्यवसाय करते हैं, एक व्यापार करते हैं, कृषि के क्षेत्र में कुछ काम करते हैं, जिससे पूरे समाज का विकास होता है, लोगों का विकास होता है। तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे यहाँ पे कि ये जो सहकारिता है इसका मतलब क्या होता है। सरल शब्दों में हम आपसे जानना चाहेंगे। सरल शब्दों में वैसे तो तासीर उसकी जो है उसको आपने पहचान लिया है। आपने कहा कि सारे लोग एक साथ जुट करके जहाँ काम करते हैं। वैसे इसका सहकारिता का एक मूल सिद्धांत है, सब एक के लिए, एक सब के लिए। यानी कि सारे लोग मिल करके हर व्यक्ति के लिए जो उस समूह में जुड़ा है उसके लिए काम करते हैं, और उसी तरह से हर व्यक्ति उस समूह के लिए भी काम करता है। ये वाइस वर्सा है। तो आपने जो शुरू में कहा कि सब लोग मिल करके एक समान उद्देश्य होता है। जैसे किसी को मान लिया जाए कि खेती करनी है जी, खेती करनी है तो वो लोग को पैसे की दिक्कत है। आजकल आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को पैसे की दिक्कत होती है। आजकल क्या वर्षों से होता रहा है, अब तो बहुत स्थिति सुधरी है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो किसानों को वित्तीय सुविधा मुहैया कराती है, पैसे देती है, खाद और बीज भी देती है, उस तरह से कृषि यंत्र भी देती है, उनको टेक्निक्स भी बताती है कैसे क्या करना है, कैसे खेती करनी है। तो इसमें जो है समूह में मिलकर के लोग काम करते हैं, सब के लिए एक और एक सब के लिए, यही इसका मूल सिद्धांत है। तो जो आपने पूछा वो यही बात है कि कोऑपरेटिव एक सब के लिए, सब एक के लिए। बिल्कुल। तो इसके तहत सहकारी समितियां बनाई जाती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, और ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जब आपके पास सही मात्रा में सही पर्याप्त धन मौजूद ना हो, पर्याप्त संसाधन मौजूद ना हो, तो आप एकजुट होकर के मिल करके सब थोड़ा थोड़ा मिल करके एक बहुत अच्छा बदलाव ले आते हैं अपने जीवन में, साथ ही साथ अपने समाज में। लेकिन इन सहकारी समितियों का गठन कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है इसकी? पहले तो मैं ये बता दूं कि सहकारी समितियों के बारे में सामान्यतः ऐसा समझा जाता है, शुरुआत की बात से आपको मुझे लगा भी ऐसा, कि ये केवल कृषि क्षेत्र में काम करती हैं। ऐसा नहीं है। सहकारी समितियां, मैंने सिद्धांत जो बताया कि एक सब के लिए, सब एक के लिए, और जो है इसका एक समान उद्देश्य होता है, तो ये अन्य क्षेत्रों में भी काम कर सकती हैं। जैसे आप सुबह, आप तो बिहार में हम लोग हैं, तो हम लोग दूध देखते हैं, दूध का पैकेट एक आता है, सुधा का आता है, वो दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से कॉम्फेड जो है वहाँ से होता है। हर जगह उसकी यूनियंस हैं, मिल्क यूनियंस हैं,
वहाँ से बनता है। राष्ट्रीय स्तर पर आपने सुना होगा अमूल का जो होता है वो इट इज़ ए कोऑपरेटिव, वो भी एक कोऑपरेटिव है। इसी तरह से हाउसिंग कोऑपरेटिव भी होती हैं। पटना शहर में भी आप पता करेंगे तो पाटलिपुत्र हाउसिंग कोऑपरेटिव एक कोऑपरेटिव है, कंकड़बाग में एक कोऑपरेटिव है। तो इस तरह से बहुत सारे दिल्ली में तो अधिकांश जो है जो मकान बने हुए हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंतर्गत हैं। तो सहकारी समितियां अन्य क्षेत्रों में भी काम करती हैं, लेबर कोऑपरेटिव्स भी हैं। उस तरह से आप जिस क्षेत्र में आप देखिए तो केवल कृषि का क्षेत्र नहीं है, इस सारे क्षेत्र में मतलब एनीवेयर यू कैन थिंक ऑफ, जो भी आप सोच सकती हैं उस क्षेत्र में कोऑपरेटिव बन सकता है। उसका गठन के बारे में आपने पूछा तो उसमें कई लेवल्स होते हैं। एक प्राथमिक स्तर होता है, एक मध्यम स्तर, उसके टेक्निकल शब्द में नहीं जा रहा हूँ, एक मध्यम स्तर, प्राथमिक स्तर मतलब छोटा यूनिट जो होता है, लोएस्ट यूनिट। मध्यम स्तर एक राष्ट्रीय स्तर पर होता है, बड़े लेवल पर, एपेक्स लेवल पर जिसको बोलते हैं। सबके लिए सदस्यों की संख्या बनी हुई है। जैसे अपने राज्य की अगर बात करें तो 10 से ज़्यादा सदस्य अगर बनते हैं, मिलते हैं एक साथ, 10 से ज़्यादा लोग समान उद्देश्य वाले मिलते हैं तो एक प्राथमिक स्तर की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का गठन कर सकते हैं जी। उसी तरह से हायर लेवल पर बना हुआ है, 51 है, 101 है, राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी तरह से बना हुआ है। तो वो उतने लोग मिलकर के एक बायलॉज बनाएंगे। बायलॉज जो हम लोग सामान्य शब्दों में जिसको संविधान बोलते हैं, तो उस समिति का वो संविधान होता है, वो एक्ट से गाइडेड होता है। जो एक्ट है कोऑपरेटिव का, उस एक्ट के तहत वो बायलॉज तैयार होते हैं और उसके बाद उस बायलॉज को सक्षम प्राधिकार जो होते हैं, जैसे प्राथमिक स्तर पर अगर कहें हम लोग यहाँ बात करें तो सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ, अगर जिला स्तर पर बात करें डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर, प्रमंडल स्तर पर बात करें संयुक्त निबंधक सहयोग समितियाँ, राज्य स्तर पर बात करें निबंधक सहयोग समिति, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए दिया जाता है और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद जो है वो लोग काम कर सकते हैं। तो बायलॉज पहले अपना बनाना पड़ेगा कि क्या चाहते हैं, कैसे करते हैं, समितियाँ अपने बनाती हैं। बिल्कुल, समितियों का गठन हो गया, संचालन कैसे होता है? क्योंकि जब आप बहुत सारे लोग को लेकर आगे बढ़ते हैं, आपने जैसे संख्या बताई कि 10, 51, 101, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे, तो जब बहुत सारे लोग एक साथ चलते हैं तो संचालन की जो भूमिका होती है, उसमें जो भी संचालक होता है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। इसका संचालन कैसे होता है, क्या क्या विंग्स होते हैं इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, काम कैसे हो रहा है, जो आपका फंड है वो कैसे जा रहा है, सब चीज़ों का एक अवलोकन होना सबके पास ज़रूरी होता है। संचालन के बारे में जानना चाहेंगे। संचालन का देखिए ये बड़ी अच्छी बात है। जो आपने पार्लियामेंट का सुना होगा, भारत सरकार में जो पार्लियामेंट है या राज्य स्तर पर जो विधानसभा होती है, उसका ये छोटा लेवल है। ये यहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। एक इलेक्शन होता है, उसमें चुने जाते हैं लोग, पदधारक चुने जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री होते हैं। वैसे इस समिति में भी एक सचिव होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष होंगे, एक सचिव होंगे, एक कोषाध्यक्ष भी होंगे, एक उपाध्यक्ष भी होंगे। हर समिति अपने अपने आवश्यकता के अनुसार पद का सृजन कर लेती है। कि बायलॉज में जो मैंने शुरू में कहा कि किस समिति में किस लेवल के लोग होंगे, तो उसमें कई पद धारक हो सकते हैं, जैसे अध्यक्ष हो सकते हैं, सचिव हो सकते हैं, उपाध्यक्ष हो सकते हैं, कोषाध्यक्ष हो सकते हैं। समिति के लेवल पर डिपेंड करता है। जैसे पैक्स जो है, पंचायत स्तर पर पैक्स है, ग्रामीण समिति, तो उसमें जो है अध्यक्ष होते हैं, एक जो ऑफिस बियरर अध्यक्ष के अलावा बाकी लोग जो होते हैं वो उसमें टोटल 13 लोगों का होता है। उसमें कमेटी जो पैक्स होता है पंचायत लेवल पर, उसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 11 लोग जो और होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। एक पैक्स का प्रबंधक होता है। तो इसी तरह से हर लेवल पर जो है पद धारक होते हैं। यही लोग मिल करके बैठक करते हैं। बैठक करके बैठकों में ही निर्णय लिया जाता है। जैसे बाकी जगहों पर होता है, एक निर्णय होता है कि हमको ये करना है, हमको ये बिजनेस करना है, हमको यहाँ से करना है, वो होता है उसमें। अच्छा। तो चलिए, ये तो संचालन की बात हो गई, गठन की बात हो गई। अब इसकी मॉनिटरिंग की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ बनाते हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा सोचकर आप कर रहे हैं, तो काम सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों की आशाएं बंधी होती हैं। अगर किसी एक की गलती होती है तो सबको शायद परेशानी हो सकती है। इसकी मॉनिटरिंग कैसे करती हैं और सहकारिता विभाग का यहाँ पे क्या काम है? मूलतः सहकारिता विभाग का यहीं पे काम है, जो आपने कहा यहीं पे काम है सहकारिता विभाग का। सहकारिता विभाग की भूमिका है कि उसकी मॉनिटरिंग करना। सहकारी समितियों में जो लोग कमेटी एक उन्होंने बनाया है, एक निर्णय लेते हैं, लेकिन वो निर्णय सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, एक्ट जो होता है उसके तहत है या नहीं, समिति के जो सदस्य हैं उनके हित में है या नहीं, इन सब बातों को सहकारिता विभाग के पदाधिकारी देखते हैं।
तो मैंने बताया कि प्रखंड स्तर पर अगर बिहार राज्य की बात करें तो प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी होते हैं। आपने बीसीओ शब्द से सुना होगा, बीसीओ होते हैं प्रखंड लेवल पर। उसके बाद अनुमंडल स्तर पर होते हैं सहायक निबंधक सहयोग समितियां, जिला लेवल पर होते हैं जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रमंडल स्तर पर संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां, इस तरह से निबंधक होते हैं राज्य स्तर पर। इस तरह से हर लेवल पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था है और हम लोग ये देखते रहते हैं। उसी में एक पदधारक मैं भी हूँ, मैंने एक पोस्ट पर मैं भी हूँ प्रमंडल स्तर पर। तो हम लोगों का ये काम है देखना कि सहकारी समितियां जो काम कर रही हैं वो एक्ट के तहत है या नहीं, जो उन्होंने अपने बायलॉज बनाए हैं उस बायलॉज के तहत है कि नहीं, उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, समितियों के अहित में तो कोई काम नहीं हो रहा। इसके लिए हम लोग को शक्तियाँ भी दी हुई हैं, आवश्यकता पड़ने पर हम लोग उनको गाइड करते हैं, ज़्यादातर गाइड ही करते हैं। और अगर नहीं मानती हैं समितियां तो कभी कभी कार्रवाई करने का भी अधिकार है हम लोगों को। उसमें समिति का प्रशासन भी सहकारी समितियों का ले सकते हैं सहकारिता विभाग के पदाधिकारी अपने हाथ में। तो मॉनिटरिंग सहकारिता विभाग करता है उसका। मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन कर लिया है किसी भी स्तर पे, छोटे से लेकर बड़े स्तर पर, तो गलती की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल ना। अच्छा, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो शहरी क्षेत्र हैं, हमें पता है जो शहर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डेवलप करना चाहते हैं उन्हें पता है कि ऑनलाइन सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। पहली चीज़ तो कि ऑनलाइन सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें कहाँ जाना है, किसे अप्रोच करना है, ये हमें पता है। लेकिन अगर हम गांव की बात करें, ऐसे इलाकों की बात करें जहां इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, प्रॉपर इंटरनेट की व्यवस्था वहां नहीं मौजूद है, या लोगों को मौजूद है भी तो लोगों को जानकारी नहीं है, तो वहां आप जागरूकता कैसे फैलाते हैं? बहुत सारे संसाधन है वहाँ पे, अगर लोग मिले एकजुट होकर आगे बढ़े तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जानकारी का अभाव है। उन जगहों पे आप कैसे जागरूकता फैलाते हैं? हम लोग समय समय पर उसके लिए बैठकें करते हैं। जो मैंने एक पद नाम कहा आपको प्रखंड स्तर पर, जो हमारे यहाँ का लोएस्ट स्तर है, उसका पद नाम है प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी। अच्छा, वो प्रसार पदाधिकारी है। उसका बेसिक जॉब जो है, जो आपने कहा, वही बेसिक जॉब है। सहकारिता के सिद्धांतों का, सहकारिता के जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर कैसे काम करना है, तो जो लोएस्ट लेवल पर हमारे हैं वो प्रखंड स्तर पर हैं और वो भी बताने के लिए वहाँ पर तैयार हैं। वहाँ पर बताने का काम करते हैं कैसे काम करना है। हम लोग टाइम टू टाइम उसके लिए बैठकें करते रहते हैं, मीटिंग्स करते रहते हैं। और जो बैठकें होती हैं सहकारी समितियों की, जो उसकी प्रबंधकारिणी की जो बैठकें होती हैं, प्रबंधकारिणी हम लोग बोलते हैं, जो आप मंत्रिमंडल समझती हैं विधानसभा के लेवल पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो मंत्रिमंडल, वो प्रबंधकारिणी वहाँ होती है। उसकी जो बैठकें होती है उसमें शामिल भी होते हैं। अच्छा। और साल में एक बार सबको जो है वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के अंदर एक एजीएम करना होता है। उस एजीएम में सारे लोग जुटते हैं, सारे सदस्य लोग जुटते हैं। वहाँ वे अपनी बात रख भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। और कमेटी को जो उसने साल भर में काम किया उसको वहाँ प्रस्तुत करना पड़ता है कि साल भर में क्या काम किया, जो विकास हुए, जो डेवलपमेंट्स हुए, कहाँ गलती हो गई, सारी चीज़ों को वहाँ पे पेश करना होता है। हम अपने मेहमान के पास वापस चलते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुमार शांत रक्षित जी, जो कि संयुक्त निबंधक हैं सहकारिता विभाग के पटना प्रमंडल के। हम सहकारिता जो है सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, हम उनका जिक्र कर रहे थे, उनकी बात कर रहे थे। हमने बात कर लिया कि क्या प्रक्रिया है, कैसे बनता है, कैसे मॉनिटरिंग होती है। लेकिन एक जो बहुत ज़रूरी जो होता है, जो बात होती है, जो पहला कदम होता है कि वो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसे ही आकर के तो नहीं बता सकता ना कि मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का गठन करना है, ये 10 लोग हैं। आपको एक पूरा प्रपोजल तैयार करना पड़ता है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि उस प्रपोजल में किन किन कागजातों की ज़रूरत होती है और क्या किन किन ज़रूरी बातों पे ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। प्रिया जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहले तो मैं ये बताऊंगा कि सदस्य बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जी। क्योंकि सहकारी समितियों का सदस्य हर व्यक्ति नहीं बन सकता है। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कम से कम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और ये कोऑपरेटिव की एक खासियत है, आपने सुना होगा पार्लियामेंट में या विधानसभा में कि एज लिमिट जो होता है उसके जो पदधारक होते हैं उसके लिए अलग अलग एज लिमिट है। 25 साल की उम्र में आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, वोटर आप बन जाते हैं, 18-21 साल के बाद वोटर बन जाते हैं। लेकिन जो है आपको एमएलए बनने के लिए 25 साल चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। आप 18 की उम्र में वोटर भी हो सकते हैं और 18 की उम्र में जीत के आप कार्यकारिणी के सदस्य भी हो सकते हैं, आप अध्यक्ष भी हो सकते हैं, समिति के अध्यक्ष या सचिव भी हो सकते हैं। तो वो दोनों एक साथ है। और दूसरी बात क्या है कि अगर हम पैक्स की बात करें, मूलतः हम लोग का फोकस पैक्स पर रहता है। आपने जो शुरू में बात कही
ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा फोकस ज़्यादा रहता है, बिकॉज ये देश 70-80% करीब ग्रामीण आबादी वाला देश है, तो फोकस ज़्यादा रहता है। वहाँ पर हम लोग जो है पैक्सों में हम लोग करते हैं कि 18 साल की उम्र के बाद जो है वो वहाँ के एक पंचायत लेवल पर, बिहार में एक पंचायत लेवल पर एक पैक्स होता है। अब आपने कहा कि कैसे गठन होगा, तो गठन की जहाँ तक बात है तो पैक्स का गठन नया नहीं होगा, कोई भी नया पैक्स का गठन नहीं होना है। पैक्स का मतलब होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, यानी कि जो आपने शुरू में बात कही थी लोन वोन लेने वाली, तो बिहार में जितने भी पंचायत हैं हर पंचायत में एक पैक्स का गठन हो चुका है। नया कोई पैक्स उसमें नहीं बनना है, बल्कि जो लोग उस पंचायत में रहते हैं वो लोग उस पैक्स के सदस्य बन सकते हैं, और सदस्य बनने के बाद इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। सदस्य बनने का जो क्राइटेरिया है उसमें एक है, 1 रुपया उनको सदस्यता शुल्क देना पड़ता है और 10 रुपया उनको शेयर कैपिटल देना पड़ता है। अगर केवल 1 रुपया उन्होंने दिया, केवल सदस्यता शुल्क दिया, तो वोटर हो सकते हैं, पद धारक नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने 10 रुपया और दिया है, यानी कि 11 रुपया अगर उन्होंने दिया है, तो 11 रुपया देने के बाद वो किसी पोस्ट के लिए इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। तो सहकारी समितियों का गठन जो है, पैक्स का नया गठन नहीं होना है, लेकिन अन्य प्रकार की समितियों का नया गठन हो सकता है। तो वो लोग जो है, आजकल बिहार में व्यवस्था की गई है ऑनलाइन, आपको वेबसाइट पे जाइए, सहकारिता विभाग के वेबसाइट पे जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन ही भेजने हैं जिला सहकारिता पदाधिकारी के यहाँ। जिला सहकारिता पदाधिकारी उसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके जहाँ पर जिस लेवल का, जैसे अगर वो राज्य स्तर का है, पंचायत स्तर का, किस स्तर का, वहाँ वो भेज देते हैं। तो उसमें प्रयास किया गया है, जो थोड़ी देर पहले जो अनौपचारिक आपसे बात हो रही थी, कि कोई किसी को परेशान न करे, किसी को तंग न करे, इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि जिन लोगों को गठन करना है उनमें, और जिनको निबंधन करना है उन लोगों के बीच फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब कम से कम लोगों की मुलाकात हो, ज़्यादा प्रयास ऑनलाइन हो, पारदर्शिता बनी रहने की बात है उसमें। तो वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उनको ऑनलाइन ही जवाब जाएगा कि ये चीज़ आपका कम है, और उसके बाद तब फिजिकल वो जमा कर सकते हैं वहाँ पर। तो फीस जो जमा करना है, उसका जो फीस बना हुआ है सबका अलग अलग, वो करना है उनको गठन करने के लिए। जिस लेवल का गठन करना है उस लेवल के पदाधिकारी के यहाँ करना है उनको। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर स्टेप पे ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की गई है। लेकिन फिर हम वापस आपको वहीं पे लेके जाएंगे कि ऑनलाइन प्रक्रिया उन लोगों के लिए जो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, यानी इंटरनेट से अपने आप से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, काम कर सकते हैं, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स हैं, या आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंटरनेट के माध्यम से उनका काम करवा सके। लेकिन फिर वहीं जो दूर दराज गाँव में जो लोग मौजूद हैं, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं या बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं, अक्षर ज्ञान नहीं है उन्हें, वो लोग कैसे जुड़ें इसके साथ में और कैसे इस प्रक्रिया में आगे खुद को बढ़ाएंगे? आपने बात तो ठीक कही, लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ होने में कठिनाई होती रही है। अगर दोनों ऑप्शन एक साथ दिया था, तो ऑनलाइन का आपने कहा, इंटरनेट की व्यवस्था तो आजकल है हर जगह है लगभग। प्रखंड स्तर पर जो हमने बताया, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी जो ब्लॉक में बैठते हैं, वो बेसिकली गांव से कनेक्टेड लोग हैं। वहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट दिया हुआ है, जो पूरा सेट के साथ, मतलब कि कंप्यूटर, प्रिंटर, सारी चीज़ ऑनलाइन की सुविधा के साथ वहाँ उपलब्ध रहता है वो। तो किसी ग्रामीण को अगर कुछ भी नहीं पता चल रहा हो, तो आप वो वहाँ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पास जाएं प्रखंड में, और जा करके वहाँ पर से ऑनलाइन वो करा सकते हैं। वहाँ पर आजकल तो ऑनलाइन, आप तो सुनी होंगे, एडमिट कार्ड भी आजकल ऑनलाइन ही मिलता है, तो डाउनलोड करते ही लोग प्रखंड में जाकर। चलिए, तो ये कह सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए विभाग जो है हर स्तर पर बिल्कुल मुस्तैद है। बस आपकी ज़रूरत बस इतनी है, आपकी तरफ से बस प्रयास इतना होना चाहिए कि आप उन तक बस अपनी पहुंच बना पाएं। अच्छा, ये तो हो गई कि सहकारी समितियां और भी जो चीज़ें हैं, बारीकियां सहकारी समितियों की, हमने उसका जिक्र कर लिया, उसके बारे में बात कर ली। अगर हम कृषकों की बात करें, जो पूरी तरह से पेशेवर कृषक हैं, जैसे अभी गेहूँ बुआई का समय आ चुका है, इस कंडीशन में बहुत बार ऐसा होता है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे मौजूद नहीं है कि वो बीज खरीद सकें, या अपने खेत की अगर उन्हें ट्रैक्टर से जुताई करवानी है तो वो भी नहीं करवा सकते हैं। उस कंडीशन में, या ऐसा कोई किसान से कटाई करनी है अपने फसल की, लेकिन उनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन मौजूद नहीं है कि वो लोगों को अप्रोच कर सके कि भाई हमें फसल काटना है। उस कंडीशन में सहकारिता विभाग का क्या काम है, किस तरीके से काम करते हैं, कैसे ऋण देते हैं, लोन वगैरह का क्या प्रक्रिया है?
ऋण की प्रक्रिया तो उसके पहले मैं एक दूसरी बात और भी बता देता हूँ। आपने कहा कि अगर उनको फसल की कटाई करनी है, ऋण की प्रक्रिया के लिए तो उनको जाना पड़ेगा, कोऑपरेटिव बैंक में जा करके लेना पड़ेगा। उसके पहले भी एक सुविधा उपलब्ध हो गई है जो कि उनको ऋण के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी सहकारिता विभाग ने पिछले 2 साल से कृषि यंत्रों की व्यवस्था की है। पैक्सों को, जो पैक्स होते हैं पंचायत स्तर पर, उनको कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं। कृषि यंत्र का मतलब उसमें ट्रैक्टर दिया जा रहा है, हार्वेस्टर दिया जा रहा है, उसमें जो है उनको रोटावेटर दिया जा रहा है, जो मूल जो कृषि यंत्र हैं बेसिक। हाँ, 15-15 लाख रुपए हर पैक्स को दिए गए हैं इसके लिए कि आप कृषि यंत्र खरीदिए। और जिस किसान को आवश्यकता है, मान लिया जाए कि उसके पास पैसे की कमी है और उसको ट्रैक्टर से काम करना, हार्वेस्टर से काम करना है, रोटावेटर की ज़रूरत है, तो वो अब कहाँ ऋण लेने जाएगा और ट्रैक्टर थोड़ी खरीद पाएगा। तो पैक्स में यंत्र दे दिए गए हैं, अभी भी चल रहा है, 50% तो दे भी दिया जा चुका है। तो वहाँ पर भाड़े पर वो ले सकते हैं। अरे वाह। और वो भाड़ा जो है वो मार्केट रेट से कम होगा, और उसके लिए वो वहाँ पर बुकिंग अपनी कराएंगे कि हमको 2 दिन के लिए यहाँ ट्रैक्टर चाहिए। ये भाड़ा, वहाँ भाड़ा निर्धारित किया हुआ है। ज्वाइंट रजिस्ट्रार स्तर पर जो संयुक्त निबंधक होते हैं उन लोगों ने भाड़ा निर्धारित कर दिया है। जैसे मैंने पटना प्रमंडल में निर्धारित कर दिया क्या भाड़ा रहेगा, किस जिले में कितना भाड़ा रहेगा, ट्रैक्टर का क्या रहेगा, रोटावेटर का क्या रहेगा, वो भाड़ा वहाँ पे कर करके और वो यंत्र वहाँ ले करके अपना काम कर सकते हैं। लेकिन बीज के लिए या खाद के लिए, उसके लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो तो यंत्र वाला काम है नहीं, तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। वो कोऑपरेटिव बैंक में उनको जाना पड़ेगा। कोऑपरेटिव बैंक की शाखाएं मूलतः प्रखंडों में भी हैं, प्रखंड स्तर पर है। जैसे पटना जिला में अगर आप बात करें तो यहाँ पर 20-21 कोऑपरेटिव बैंक है, मुख्यालय भी यहीं पटना में है। तो वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर उनको उसके लिए ऋण भी मिल जाएगा, ऋण मिल सकता है। अरे अन्नदाता की बात हो रही थी, उनके बिना जीवन की परिकल्पना बेमानी है, क्योंकि अगर वो धूप में, बारिश में, सर्दियों में अपने आप को अगर खेतों में रखते हैं तभी हमारे थाली में पर्याप्त भोजन आ पाता है। जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे फसल की कटाई, बुआई, और बात कर रहे थे कि खेतों को कैसे हम तैयार करें, उसके लिए क्या कुछ सहकारिता विभाग कर रहा है। हमारा खेत तैयार है, फसल हो गया, फसल कट गया, लेकिन जो फसल आया निकल करके, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत मात्रा में है लेकिन हमारे पास खरीदार नहीं है। वैसे में हो सकता है कि फसल की बर्बादी हो जाए अगर समय पर उसको जो उसकी जो सही प्रक्रिया है, अगर उसके तहत जैसे धान को है उसकी कुटाई की जाती है, चावल निकाला जाता है, अगर वो प्रॉपर सही समय पर नहीं हो पाया तो हो सकता है कि किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, क्षतिपूर्ति हो जाए, क्षति हो जाए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें आपका क्या योगदान है और विभाग किस तरीके से उन्हें सहायता उपलब्ध करवाता है? भारत सरकार हर वर्ष एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है कई फसलों के बारे में। बिहार चूँकि यहाँ धान ज़्यादा होता है, गेहूँ तो ज़्यादा कंजम्पशन ही हो जाता है यहाँ पर, धान ज़्यादा होता है, तो उसका जो इस साल का दर है कि भारत सरकार के दर पे ही बिहार सरकार पैक्सों के माध्यम से, यही सहकारी समितियों के जो पैक्स हैं इन्हीं के माध्यम से, व्यापार मंडल के माध्यम से, व्यापार मंडल प्रखंड स्तर पे होते हैं, इस माध्यम से खरीदती है। 1940 रुपये प्रति क्विंटल। बी ग्रेड का जो धान है वो ए ग्रेड में तो 1960 रुपये भी मिलता है, और 25 रुपये बोरा के लिए अलग से दिया जाता है। तो कोई भी किसान जो उसके पास जो भी धान हो एक्सेस अपने यूज़ के अलावा, या उनके पास स्टोरेज का प्रॉब्लम हो, तो वो अपने पैक्स में जा कर के या व्यापार मंडल में जा कर के, अब तो हम लोगों ने पोर्टेबिलिटी भी उसमें दे दिया है। आपने सुना होगा, अगर आपको चर्चा होती होगी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो कई बार होता है कि पैक्स का जो चेयरमैन है वो किसान से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण या किसी अन्य कारण से उसका धान ले ही नहीं रहा है। तो पिछले वर्ष से हम लोगों ने पोर्टेबिलिटी सिस्टम लागू कर दिया है। अगर आप इस पैक्स के सदस्य हैं, रामपुर पैक्स के सदस्य हैं, और रामपुर पैक्स के चेयरमैन आपसे धान लेने में आनाकानी कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं किसी कारण से, तो आप बगल में श्यामपुर पैक्स है वहाँ भी दे सकते हैं। अच्छा, तीसरे तरफ अगर घनश्यामपुर पैक्स है वहाँ भी दे सकते हैं। पोर्टेबिलिटी सिस्टम भी हम लोगों ने लागू कर दिया है। मतलब जहाँ आपके लिए आसान हो पहुँचना, जहाँ आपके लिए प्रक्रिया आसान हो, आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ जाके दीजिए, और आपको जो दीजिएगा उसी समय रसीद मिलेगा, उसी समय ऑनलाइन जो है आपको रिसीट जनरेट हो जाएगा। रिसीट जनरेट होकर के कोऑपरेटिव बैंक में चला जाएगा, और 48 आवर्स के अंदर आपके खाते में ऑनलाइन पेमेंट होगा। आपने जो खाता संख्या दिया है अपना, उस खाते में ऑनलाइन पेमेंट होगा। लेकिन इसके लिए एक कंपल्सन जरूर है कि जो भी किसान धान बेचना चाहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। कृषि विभाग के पोर्टल पे जिनका रजिस्ट्रेशन है वे धान सारे के सारे लोग दे सकते हैं। अपना जमीन का खाता, खेसरा, ये सब बता के, रैयत गैर रैयत का अलग अलग सिस्टम है, तो वो दे सकते हैं। लेकिन पहले रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद जाकर के पैक्स में, जिस पैक्स में उनको सुविधा हो
कोई पैक्स नहीं लेता, व्यापार मंडल में जाके दीजिए, व्यापार मंडल प्रखंड स्तर पे है, वहाँ भी आप दे सकते हैं। तो कई जगहों पर ऑप्शंस हैं उपलब्ध, वहाँ देंगे, ऑनलाइन आपके खाते में पैसे आएंगे। चलिए, ऑनलाइन आपके खाते में पैसे आ गए। यहाँ पे एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है किसान क्रेडिट कार्ड। कृषकों के लिए बहुत हद तक उनकी जो कहते हैं उनकी जो रिलायबिलिटी होती है वो केसीसी पर ही निर्धारित होती है कि हमारे पास किसान क्रेडिट कार्ड है, अब हमें फसल जो है, जो भी हम खेती करेंगे उसमें हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि सरकार हमारे साथ है उस क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। इस क्रेडिट कार्ड के बनाने की प्रक्रिया क्या है? कैसे एक किसान बैंक में जाकर के ये कार्ड खुद के लिए बनवा सकता है? कार्ड तो आपने देखा होगा, क्रेडिट कार्ड जिस तरह का होता है आज की डेट में, जिनको किसान क्रेडिट कार्ड चाहिए, अधिकांश किसानों के पास है भी, जिनको चाहिए वो कोऑपरेटिव बैंक में जा करके वहाँ आवेदन करेंगे, वहाँ पर देंगे। अपना पहले तो उनका खाता होना चाहिए, आधार लिंक्ड होना चाहिए खाता, वहाँ पर अप्लाई करेंगे, उनको किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। उसमें जो है ऋण राशि डिफरेंट, हर जिले में एक कोऑपरेटिव बैंक होता है, सामान्यतः हर जिले में। एक राज्य स्तर पर भी कोऑपरेटिव बैंक है, बिहार राज्य सहकारिता बैंक। तो वो हर राज्य का अपना क्रेडिट लिमिट बना होता है, मैक्सिमम लिमिट, कहीं 50,000 भी है, कहीं 3 लाख भी है। 3 लाख तक वो ऋण ले सकते हैं। तो पहले किसान क्रेडिट कार्ड वो बनवा ले जाकर के वहाँ पर। और वैसे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में एक बात मैं और बता दूं कि ये केवल सहकारी बैंकों में होता है ऐसा नहीं है, आप किसी बैंक में कर सकते हैं, स्टेट बैंक में भी जा सकते हैं, ICICI, एक्सिस, जिसमें आप जा सकते हैं। आप प्राइवेट बैंक्स को भी किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का आदेश है सरकार का। तो किसान क्रेडिट कार्ड कहीं भी बनाया जा सकता है, बना करके उस पर ऋण मिल सकता है, जो उनका क्रेडिट लिमिट है उस पर। बिल्कुल। चलिए, ये तो बात हो गई किसानों के सहकारिता विभाग की। लेकिन भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है। हर राज्य में सहकारिता विभाग होता था, लेकिन अब केंद्र स्तर पर सहकारिता मंत्रालय का गठन किया जा रहा है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जब सहकारिता मंत्रालय की बात आती है भारत सरकार के स्तर पे, तो वहाँ कहा गया है कि सहकार से समृद्धि की ओर। हमारा सवाल आपसे ये है यहाँ पे कि राज्य सरकार अपने स्तर पे काम कर रही थी, अब केंद्र में भी इसके लिए सरकार जो है बिल्कुल मुस्तैद है, तो अब कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा राज्यों को उस मंत्रालय की वजह से? फ़ायदा बहुत होगा। देखिए, पहले ये जो कोऑपरेटिव एक सब्जेक्ट है वो संविधान में स्टेट सब्जेक्ट है, बिल्कुल। लेकिन एक राज्य और दूसरे राज्य के सिद्धांतों में अंतर होता है। इसके कारण जो है कई बार होता है कि इस राज्य का एक्ट दूसरा है, दूसरे राज्य का एक्ट दूसरा है, तो कई बार आपस में कुछ कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, या क्लैशेस भी हो सकते हैं कि ये सिद्धांत आपका है, मेरा ये सिद्धांत है, मैच नहीं करता है। राष्ट्रीय स्तर पर एक मंत्रालय बना देने से समन्वय स्थापित हो सकता है पूरे राज्यों के बीच में, और एक सामान्य सिद्धांत बन सकता है जो सभी पर समान रूप से लागू हो सके। तो वो बहुत ही अच्छी बात है, और उससे राष्ट्रीय स्तर पर भी सहकारिता को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है, उसमें सारे राज्यों को शामिल करके एक कॉमन सिद्धांत बनाने की बात हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि जो केंद्र में सहकारिता मंत्रालय है, उससे प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा जो है वो सहकारिता को प्रदान किया जाएगा, उसके तहत उसे और मजबूती दी जाएगी। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि हमारी जो बहुत बड़ी आबादी का जो हिस्सा है वो किसान है, वो किसानी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का हिस्सा है, जहां लोग इकट्ठे होकर के काम करते हैं और ख़ुद की प्रगति के साथ साथ देश की प्रगति में भी लगातार हिस्सा ले रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन, क्योंकि अब तो हर जगह जो एंड्रॉयड फ़ोन अब हर जगह मौजूद है, चाहे वो दूर दराज गाँव हो, अब कहीं भी हो मोबाइल फ़ोन मौजूद है। एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन की बात की थी आपने, ये कैसे काम करता है और इसके तहत हम क्या क्या सुविधाएं जो दी जा रही हैं उसका हम फ़ायदा ले सकते हैं? अभी सबसे पहले वो जो आपने धान खरीद की बात की, अभी धान खरीद का सीज़न चल भी रहा है, तो उसमें देखिए पैक्स के हर चेयरमैन को, जो अध्यक्ष जो होते हैं, उनको ऐप से जोड़ दिया गया है। अच्छा। जिस किसान से वो खरीदेंगे धान, तो ऐप में एंट्री करेंगे कौन सा किसान है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें आ जाएगा, और वो ऐप से ही जो है पैक्स का चेयरमैन देता है कि 20 क्विंटल हमने इनसे धान खरीदा। वो सारा ऐप रिलेटेड ही है सब कुछ, और उसको SMS भी आ जाता है किसान को कि हमारा 20 क्विंटल धान इन्होंने खरीदा है। पैसा भी जो आएगा तो उसके ऐप पर आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा, और सारी मॉनिटरिंग अब जो है फिजिकल नहीं होती है। सारे डेटा हम लोग को मतलब हर समय हम लोग को ये जानकारी रहती है उपलब्ध कि आज कितने पैक्सों ने कितना धान दिया।
हम ये जानना चाहें कि किस पैक्स में कितने किसानों ने धान दिया, वो भी बता दे सकते हैं हम लोग। कितना धान सड़क पर का मतलब हुआ कि धान जो है लेकर के, अगर पैक्स ने ले लिया है, लेकर के उसको कुटाई के लिए भेज रहा है, तो ट्रक पे कितना है धान अभी, ये भी पता चल जाएगा। राज्य खाद्य निगम को कितना दिया वो भी पता चल जाएगा, पैसा कितना। मोबाइल एप्लीकेशन से सारा चीज़ हम लोग के लिए आसान हो गया है और हर मिनट में हम लोग को अपडेट जानकारी मिलती है, अपडेट होता रहता है। इससे ये शायद ये फायदा होगा कि कौन से ज़िले में कितनी उपज हो रही है, हाँ, ये भी पता चल जाएगा। किस खेत की कितनी फर्टिलिटी है, क्योंकि फर्टिलिटी मतलब उर्वर क्षमता जो है किस मिट्टी की, किस ज़मीन की कितनी, उससे उसका भी अवलोकन हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके माध्यम से स्पष्ट हो जाएंगी, निकल कर आएंगी। योजनाएं बहुत सारी चलाई जाती हैं सहकारिता मंत्रालय की तरफ से, बहुत सारी योजनाएं हैं। हम चाहेंगे कि आप कुछ जो महत्वपूर्ण योजना है जो चलाई जा रही है जिससे सीधा फायदा होता है, उसके बारे में बताएं आप हमें। लोग अधिकांश जान रहे हैं धान के बारे में, गेहूं के बारे में। पिछले साल वैसे बिहार ने एक रिकॉर्ड बनाया, पिछले साल हम लोगों का 35 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी किसानों से। सब्जी का एक क्षेत्र है महत्वपूर्ण। सब्जी के क्षेत्र में मतलब देश में हम लोग दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। कई सब्जियां ऐसी होती हैं, सब्जी की अलग योजना हम लोगों ने चलाई है। तो वो जो एक्सेस सब्जियां होती हैं, आपने सुना होगा, जो सब्जी का मौसम आता है, फूलगोभी है, अब वो इतना एक्सेस हो गया, उसका मार्केटिंग करने वाला नहीं, खरीद करने वाला कोई नहीं है, तो सड़क पर भी फेंक देते हैं किसान लोग। उनका प्रोडक्शन जो कॉस्ट है उससे कम पे मार्केट में मिल रहा है, तो बेचारे कुछ कर नहीं पाते हैं। तो अब सहकारिता विभाग ने क्या किया है, सब्जी की सहकारी समितियाँ बनाई हैं, अच्छा, सब्जी खरीदने के लिए। और आज के डेट में आप ऐप्स के आधार पर, ऐप से ही आप अपने घर पर आप सब्जी मंगा सकती हैं पूरे बिहार में ऐप से, और वो बिल्कुल ताज़ी सब्जियां मिलेंगी। गांव से सीधे आई हैं, गांव से सीधे सहकारी समितियां लेती हैं। उसका एक सब्जी फेडरेशन बना है जिसके भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी उसके मुख्य प्रबंध निदेशक होते हैं। और जिस तरह से दूध का होता है उस तरह से दूध भी जो है वो तो सहकारी समितियों के माध्यम से ही होता है। तो सब्जी जो है वो एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत विभाग का एक पंच लाइन है कि हर थाली में बिहारी तरकारी, अच्छा, हर थाली में बिहारी तरकारी एक होना चाहिए। हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं, अभी तो पूरे राज्य में हर जगह मिल रहा है। कभी भी आप लोग भी कर सकते हैं कि ऐप उसका डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके आप सब्जी दीजिएगा, शाम तक आपके घर पे सब्जी पहुंच जाएगी बाज़ाब्ता तौल करके, जैसे आप बिग बास्केट और क्या क्या ये सबसे जितने हाँ प्राइवेट कंपनीज हैं उस तरह से आपको मिल जाएंगी सब्जियां, बिल्कुल तौल के साथ और बिल के साथ, रसीद के साथ। बिल्कुल। तो ये जो हमारे किसान हैं, हमारे किसान जो हैं, जो मेन स्ट्रीम खेती से अलग कुछ करना चाहते हैं, हाँ, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो युवा हैं, जिन्हें रुचि है इस चीज़ में, वो भी आगे बढ़कर आ रहे हैं। तो दर्शकों, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपने बिहार की सब्जी का स्वाद लेना चाहते हैं, बिल्कुल ताज़ी सब्जियों का स्वाद लेना चाहते हैं, तो एक मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए, जाहिर तौर पर हम सब प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनसे तो मंगवाते ही हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जो दूर दराज किसान गाँव में हैं, जो बहुत मशक्क़त मेहनत करके आप सब्जियाँ उगाते हैं, तो उनको अगर आप फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं तो आप जाहिर तौर पर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आप आराम से घर बैठे आपके घर तक शाम में सब्जियां जो है पहुंच जाएंगे, बिल्कुल फ्रेश, और कह सकते हैं ऑर्गेनिक भी होंगी। ऑर्गेनिक भी हैं और दाम भी कम रहता है, मार्केट से कम रहता है। जी बिल्कुल। आने वाले वक्त में सहकारिता विभाग और ऐसा क्या कुछ करने वाला है जिससे हमारे किसानों को या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो मेंबर हैं या जो काम कर रहे हैं उनको क्या फ़ायदा और ज़्यादा फ़ायदा हो? एक तो योजना हमारी और भी चल रही है, वो है फसल क्षति जो होती है। जैसे मान लिया जाए कि कोई गया और उसने फसल लगाने का, बीज लगाने का प्रयास किया, उसी समय बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई कि बीज भी उसका लग नहीं सका। ऐसी भी संभावना है। पहले तो केवल जो है फसल लगने पर, नष्ट होने पर मिलता था फसल क्षति का। अभी जो है हमारे सरकार ने, बिहार सरकार ने किया है, और प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उन योजनाओं में भी है कि जो आप शुरुआत से, राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ सोइंग, उस स्टेज से अगर कोई नष्ट होता है, से लेकर के उस स्टेज तक, जिस स्टेज तक फसल का कटनी होकर के रखा हुआ है खेत में, वहाँ आग लग गई, बारिश हो गई, तो उस स्टेज तक कोई क्षति अगर होती है तो प्रति एकड़ बनाया हुआ है यहाँ पर कि हम लोग जो है 7,500 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से क्षति देते हैं, उसको क्षतिपूर्ति करते हैं उसको। तो क्षतिपूर्ति एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। दूसरा, हम लोगों ने पहले से एक योजना चल रही है, उसको फिर से रिवाइवल करने का प्रयास किया है, वो है इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ICDP की परियोजना है। उस परियोजना के तहत कोई
समिति, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, अगर चाहते हैं कोई स्टार्टअप करना, स्टार्टअप का शब्द आपने बहुत सुना हो, कोई नई बात चाहते हैं, हल्दी समझते हैं कि हल्दी उनके क्षेत्र में हल्दी बहुत बढ़िया होता है, तो हल्दी के लिए अलग से काम करना चाहते हैं, तो एक सहकारी समिति बनाए, सहकारिता विभाग के अंतर्गत ICDP परियोजना के माध्यम से उनको उसका लाभ मिल सकता है। प्रोजेक्ट बनता है उसका, प्रोजेक्ट उसमें टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जाएगा। अच्छा, जैसे हल्दी है, अब उसको पूरा टेक्निकल नहीं मालूम है, हल्दी का प्रोडक्शन होता है उसको पता नहीं कि कैसे होता है। मत्स्य पालन, मछली का उसको तालाब है उसके यहाँ, अब तालाब है, मछली उसको मारना है, लेकिन पानी का लेवल कैसा होना चाहिए उसमें, मतलब जो कमर्शियल खेती है, हाँ। जैसे हम कमर्शियल खेती कहते हैं, तो कमर्शियल खेती में अलग अलग वो है, विधा है, तो उसमें किन किन बारीकियों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसकी भी जानकारी आपको दी जाती है। हाँ, चलिए, technical ये support तो भी हुआ रहेगा। कि आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो आपको सहकारिता विभाग के द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। बहरहाल, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे हमारे आज के मेहमान, जिन्होंने हमें बताया कि जो हमारी सरकार है सहकारिता विभाग के ज़रिए हमारे किसानों के लिए या वैसे लोगों के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ज़रिए काम करते हैं, उनके लिए बिल्कुल खड़ी है, उनके साथ खड़ी है, और उनके मैं कह सकती हूँ कि उनके पीछे खड़ी है कि आप आगे बढ़िए, हम आपका सपोर्ट बनेंगे, आपका संबल बनेंगे। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी चीज़ों के लिए जब जागरूक होते हैं तो हमारी सरकारें भी हमारे लिए जागरूक हो जाती हैं। तो दर्शकों, आज के हमारे मेहमान ने में बहुत सारी जानकारी दी। फिलहाल बिहार बिहान अपने आखिरी पड़ाव पे आ चुका है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारा पता नोट कर ले, ताकि जो पत्रों का व्यवहार है वो बना रहे। तो हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।